हेलो बच्चों, वेलकम टू द प्रकाश पुंज स्टडी सेंटर। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने क्लास 10 की केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन से पदार्थ में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसमें आज हम लोग जानेंगे कि इसमें हमारा प्रबल अम्ल हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया, प्रबल भस्म, दुर्बल भस्म, है ना। यानी कि हम सिलेबस को शुरू करने से पहले आप लोगों से हम कहना ये चाहते हैं कि ये जो टॉपिक हमारा है ना, इसको बहुत ही अच्छा से और बहुत ही बारीकी से समझिएगा, है ना। एक एक बात को गौर से समझिएगा, ताकि इससे रिलेटेड आप लोगों को बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी भगा कर मत देखिएगा, है ना, ताकि आपको हर एक बात, एक एक पॉइंट आपको सही से समझ में आए। ठीक है, देखिए, इसमें हमारा पहला है प्रबल अम्ल है, यानी कि प्रबल अम्ल कहते किसे हैं। ठीक है, तो प्रबल अम्ल में जैसे कि वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर यानी कि पूरी मात्रा में घुलकर, ठीक है, पूर्णतः आयनित होकर हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ठीक है, अगर हमारा जो H प्लस जो हमारा रहता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन बोलेंगे। ठीक है, देखिए, तो वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है ना। प्रबल अम्ल कहलाता है, जैसे में आपका आ जाएगा HCl आ जाएगा, HNO3 आ जाएगा, H2SO4 आ जाएगा, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल होता है, और ये आपका हो जाएगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, देखिए, उसके बाद से हमारा आता है 2 नंबर। देखिए, दूसरा हमारा दुर्बल अम्ल है ना। तो वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप में, आंशिक यानी कि होता है थोड़ी मात्रा में, पूरी मात्रा में नहीं, है ना, आंशिक यानी कि थोड़ी मात्रा में। इसका ऐसे बोल सकते हैं, वे अम्ल जो जल में अंश का या थोड़ी मात्रा में घुलकर हाइड्रोजन आयन, है ना, प्रदान करता है, आंशिक रूप में ही आयनित होता है, पूर्णतः नहीं। यानी कि वे अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप में ही आयनित होता है, पूर्णतः नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे में आपका आ जाएगा H2CO3, है ना, उसके बाद से आ जाएगा CH3COOH, उसके बाद से आ जाएगा H3BO3 आ जाएगा, है ना। तो इसमें आपका H2CO3 का मतलब होता है कार्बोनिल अम्ल, कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद से ये वाला हो जाएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा, और ये वाला आपका हो जाएगा बोरिक अम्ल, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रबल भस्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि वे भस्म, भस्म यानी कि छाड़ जो कि हमारा स्वाद में कड़वा लगे। ठीक है, तो वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर, यानी कि पूरी तरह से आयनित होकर काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH का पावर ये माइनस रहेगा ना, तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन, है ना। इसके ऊपर माइनस है तो यानी कि हमारा ऋण आयन कहलाएगा, और इसके ऊपर हमारा प्लस है तो ये हमारा कहलाएगा धन आयन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं प्रबल भस्म या प्रबल क्षार कहलाता है ना। अब जैसे कि इसमें हमारा एग्जांपल में NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसके बाद से KOH है, KOH मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट हमारा है दुर्बल भस्म। इसमें है कि वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः यानी कि थोड़ी मात्रा में, ठीक है, अंशतः आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल भस्म कहते हैं। अब जैसे कि NH4OH CaOH2, है ना, तो इसके अनुसार से इसका नाम हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का, और इसका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो हमारा समाप्त हुआ। इसमें जैसे कि जो भी हमने आप लोगों को बातें बताया, है ना, इसको बारीकी से इसको समझाया, है ना, आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, अगर समझ में आया तो कमेंट में कमेंट करना मत भूलिएगा। इसमें जो भी समझ में आया यस लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं आया तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि सर जी इसको और फिर से बताइए, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड आप लोगों को सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसको सही तरीके से हल कर देता है, जैसे कि वही 2 नंबर का क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, इसमें से पूछता है, अगर इसको हम लोग बना देंगे तो 2 नंबर हमारा सही तरीके से आ जाएगा। अगर इसको हम लोग नहीं समझेंगे तो इसको केवल रट्टा मार के याद करेंगे, तो ये रट्टा मारने से कभी भी होने वाला नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसकी एक एक पॉइंट को समझकर अगर सही से हम लोग पढ़ेंगे ना, देखो साइंस जो हमारा है ना, ये रट्टा मारने वाला विषय नहीं, ये होता है समझने वाला। अगर इसको सही से समझ गया ना, इसको अपने भाषा में भी आंसर दे सकते हैं।
ठीक है, इसीलिए इसको रट्टा ना मार कर इसको समझा जाए, इसको समझ कर पढ़िएगा ना तो इसको ये हमेशा याद रहेगा। बाय द मान लीजिए डिफिनेशन हम लोग भूल जाते हैं तो इसको अपने भाषा में भी इसका आंसर या इसका जवाब हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एक एक बात को, एक एक पॉइंट को यहाँ पे याद रखिएगा, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। और जब भी इसका आप डिफिनेशन लिखिएगा ना केमिस्ट्री में तो इसका एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, है ना। एग्जाम्पल देने से क्या होता है, हमारा नंबर पूर्ण रूप से मिलता है। अगर वही एग्जाम्पल नहीं देंगे, हम लोग डिफिनेशन सही से दे देते हैं, अगर एग्जाम्पल सही से नहीं देंगे इससे हमारा नंबर भी कटने की संभावना होती है ना। और जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग, उसको सही तरीके से फ्रेश लिखेंगे ताकि इससे हमारा नंबर क्या हो और अच्छे तरीके से मिला। मान लीजिए कि कुछ करके ऐसे वैसे करके लिख देंगे, अब मान लीजिए कि जो चेक करने वाला है, कॉपी चेक करने वाला, उसको सही तरीके से समझ में ही ना है। अब मान लीजिए कि हम अभिक्रिया करा दिए, इसका नाम मालूम ही नहीं है ना, तो इससे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए इस सभी के बारे में एक एक करके बारीकी से समझेंगे, ठीक है। धन्यवाद।